वेलकम टू एलजेके स्कूलिंग क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 प्रकाश वैद्युत प्रभाव के महत्वपूर्ण प्रश्न। आपका एग्ज़ाम का इसमें टाइम चल रहा है और आप ढूंढ रहे होंगे कि क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो मैं चैप्टर वाइज बना दिया हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न आ सकते हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। तो उसको आप लोग अगर रिवाइज कर ले रहे हैं तो वहाँ से अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे, या यही क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। अब देखिए, ये चैप्टर है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। इसका महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। इसमें आपको क्या क्वेश्चन देखना है, मैक्सिमम 5 या 6 क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लें तो ये सारा क्वेश्चन बन जाएगा। और आप जानते हैं कि 6 मार्क्स का आता है। इस ईयर कोविड के कारण 30% काट के बताया गया है आपको। 30% मैं काट दिया हूँ, मतलब ये बहुत डीप में नहीं है, फिर भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपको पहला क्वेश्चन क्या तैयार करना है, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र। जो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य होता है ना, लैम्डा इज इक्वल टू h/p, इसको अच्छे से पढ़ लेना है, अच्छे से समझ लेना है और इसका डेरिवेशन लास्ट तक कर लेना है। लास्ट तक करेंगे तो यहाँ तक आएगा 12.27/√v, या इसको और आगे एक्सपेंड करेंगे थोड़ा सा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू रूट में 150 होल/v, ये भी लिख सकते हैं। तो ये एंगस्ट्रॉम में होता है, एंगस्ट्रॉम। तो इसको, इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट है। पिछले साल आइंस्टाइन आया था या किसी न किसी सेट में ये भी आया था, तो कोई बता के थोड़ी आएगा, कुछ भी आ सकता है। तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र प्लस उसका डेरिवेशन, उसका स्टेटमेंट अच्छे से आपको लिखना है। तो ये पहला वाला क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। फिर आइंस्टाइन के प्रकाश वैद्युत प्रभाव का नियम, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइंस्टाइन को आप जानते ही हैं, तो ये एक पॉपुलर साइंटिस्ट हैं। इनके बारे में इन्होंने जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव का जो नियम दिया है उसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कैसे एक्सप्लेन किए हैं, उन्होंने बताया था कि जैसे कोई भी प्लेट है, ये कोई प्लेट हो गई, इस पर कोई भी लाइट, इन एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर इंसिडेंट हो रही है, आ रही है, इस लाइट के पास एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। तो मैं मान ले रहा हूँ कि इसकी लाइट फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो यहाँ पर टोटल एनर्जी हो जाएगी एच न्यू। तो ये टोटल एनर्जी एच न्यू है। तो इसके अंदर ये मेटल है, मेटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर ये लाइट इंसिडेंट हुई, इसके एटम इस एनर्जी को, मतलब ये एनर्जी इंसिडेंट हुई, इस एनर्जी को एब्जॉर्ब किए, और एब्जॉर्ब करने के बाद अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, इसके सरफेस पर आ गए, मतलब अंदर से, मेटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन सरफेस पर आ गए, और फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन गति करने लगे, इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी हो गई, तो ये जो टोटल एनर्जी है 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, 2 पार्ट में खर्च हो रही है, कह सकते हैं। किसमें किसमें खर्च हो रही है, ये टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने, मतलब क्रिस्टल के अंदर या इस मेटल के अंदर से सरफेस पर निकालने, फिर उसके बाद गति कराने में व्यय हो रही है। तो ये जो एनर्जी है, ये 2 भाग में व्यय हो रही है। तो जो बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी व्यय होती है उसको हम लोग वर्क फंक्शन बोलते हैं, कार्यफलन बोलते हैं, उसको कार्यफलन बोलते हैं। तो E बराबर W प्लस काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कर सकते हैं। तो इसी के बारे में आइंस्टाइन ने बताया था, और इसके बारे में जब इसको आगे प्रूव करेंगे तो एक फार्मूला भी निकल जाएगा। तो आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा आइंस्टाइन के बारे में, और इनका जो इक्वेशन है उसको अच्छे से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, एकदम आराम से क्वेश्चन बन जाएंगे। फिर उसके बाद ये भी है, दिखाइए कि बे इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का फार्मूला लगभग कितना होता है। ये जो बताया था, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य आप करेंगे तो ये इसी का एक्सटेंशन है, इसी के आगे बढ़ेंगे तो ये आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। फिर उसके बाद प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के भी 4 नियम दिए गए हैं, उसको भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। फिर उसके बाद तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव का तीव्रता का क्या प्रभाव पड़ता है। फिर उसके बाद आवृत्ति का क्या प्रभाव पड़ता है, ये दोनों की, किसमें गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, किसमें धारा बढ़ जाता है, ये सब कुछ आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर उसके बाद जो कभी कभी 1 मार्क्स का आ जाता है टिप्पणी लिखने के लिए, परिभाषित करने के लिए 1 मार्क्स का आ जाएगा कि समझाइए कार्यफलन क्या होता है, देहली आवृत्ति क्या होती है, अवरोधी विभव या निरोधी विभव क्या होता है। तो इसके बारे में भी छोटा छोटा इसका डिफिनीशन है। फिर डिफिनीशन करने के बाद इसका फार्मूला होता है, उसको भी लिख देंगे तो ज़्यादा बेटर है। और उसके बाद इस चैप्टर में जो ज़्यादातर फार्मूले यूज होने वाले हैं वो यही सब है। E इज इक्वल टू एच न्यू, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश की आवृत्ति, एच है प्लांक कांस्टेंट, और एच की वैल्यू क्या होती है 6.623 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड।
ये होता है प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू। तो इसके अकॉर्डिंग मतलब इसी के बेस क्वेश्चन बनते हैं न्यूमेरिकल। अगर आप फार्मूले तैयार किए हैं तो फार्मूला तैयार किए ठीक है, लेकिन फार्मूले में ये भी क्या कौन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये भी आना चाहिए। जैसे P है तो ये मोमेंटम है, संवेग है, H क्या है, M क्या है, V का है, ये आपको आना चाहिए। अगर ये पता कर लिया कि क्वेश्चन जो दे रहा है उसमें क्या क्या दे रहा है, उसका फार्मूला हमारे पास है कि नहीं है, अगर ये पता कर लिया तो फार्मूला अगर है तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। आपको मल्टीप्लाई डिवाइड आना चाहिए, तो बस कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कर लेंगे आ जाएगा। मतलब अगर आपको इसमें से 6 में से 6 मार्क्स अगर लाना है तो इन क्वेश्चनों को अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिएगा और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि फिजिक्स जो है ना, ये रटना नहीं है, इसको फिजिक्स को फील करना है। हम उसको अच्छे से पढ़ के फील करेंगे, समझेंगे कि ये क्या है, क्योंकि रटेंगे तो कितना रटेंगे, तो उसको अच्छे से फील करके अगर पढ़ लेंगे तो आ जाएगा। बहुत आसान है, बहुत कठिन नहीं है। आपके क्लास में पढ़ाया गया होगा तो आपको कठिन नहीं लगा होगा, आसान लगा होगा, आप देखे भी होंगे। तो लास्ट में एक फोटॉन का प्रॉपर्टी है, फोटॉन के गुण, कभी कभी ये भी आ जाता है, तो इसको भी हम लोग देख लेंगे। इसको भी देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से मतलब पूरे चैप्टर में से अगर कहा जाए तो 5 या 6 क्वेश्चंस हैं जो लगभग 1-2 साल के अंतराल पर रिपीट होते रहते हैं। तो इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसके बाद अगर इनका स्टडी करेंगे तो इनसे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनने वाले हैं, जो बहुविकल्पी 1 नंबर के क्वेश्चन जो बनने वाले हैं वो भी आ जाएंगे अगर इनको अच्छे से अध्ययन इनका कर लिए तो अब इसमें से ये तो क्वेश्चंस मैं इंपॉर्टेंट लिख दिया हूँ, इसको तो आपको प्रिपेयर करना ही करना है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करा दे रहा हूँ कि इस चैप्टर्स में क्या क्या क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं या किस किस तरह के क्वेश्चंस को आपको टारगेट करना है। उस तरह के क्वेश्चन को टारगेट करने से क्या होगा कि जो क्वेश्चन पहले तो माइंड में आइडिया आ जाए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, फिर उसके बाद आराम से क्वेश्चन, ये सब आप थ्योरी तैयार कर लीजिएगा, आराम से क्वेश्चन बन रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो इन्हीं फार्मूला बेस्ड होंगे और वो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसको नोट कर लीजिए पहले। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 600 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का एक वर्णी प्रकाश निर्वात से 1.5 अपर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करता है। निर्वात से 1.5 वाले माध्यम में प्रवेश कर रहा है, तो इस माध्यम में उसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा। तो हमको ये देखना है कि निर्वात में उसका तरंगदैर्घ्य है 600 नैनोमीटर, तो अगर 1.5 अपर्तनांक वाले माध्यम में जा रहा है तो उसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा। तो उसके लिए आपको बताया गया होगा कि जैसे ये कोई माध्यम है, ये कोई माध्यम है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका सब कुछ चेंज हो जाता है, सब कुछ चेंज होता है, लेकिन आवृत्ति उसकी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। याद रखिएगा, यहाँ पर इसका वेवलेंथ क्या दिया है, एयर में वेवलेंथ दिया है लैम्डा, तो एयर लैम्डा 1 मैं मान लिया, और यहाँ पर उसका वेवलेंथ क्या होगा हमें नहीं पता है, तो यहाँ पर वेवलेंथ मैं मान ले रहा हूँ लैम्डा 2, यहाँ पर लैम्डा 1 है, ये ऊपर एयर है, ऊपर एयर है और इधर क्या है, ग्लास है। मान लीजिए कोई अपर्तनांक 1.5 अपर्तनांक वाला कोई भी मटेरियल हो सकता है, जैसे ग्लास मान लेते हैं, ग्लास है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, जैसे N2 की वैल्यू दिया है 1.5, और एयर के लिए N1 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, 1 हम लोग लेते हैं। तो लैम्डा 1 की वैल्यू दिया है, कितना दिया है, 600 नैनोमीटर Nm में दिया है, ठीक है, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस माध्यम में तरंगदैर्घ्य क्या होगा, मतलब लैम्डा 2 की वैल्यू पूछ रहा है कि लैम्डा 2 की वैल्यू क्या होगी। हम जानते हैं कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका वेग, उसका तरंगदैर्घ्य सब बदल जाता है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है। तो एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि V = F लैम्डा, V = F लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, लैम्डा के, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैम्डा के हो गया। तो इससे हम फार्मूला बना सकते हैं V1/V2 = लैम्डा 1 लैम्डा 2, और ये बात आप पहले ही से जानते हैं कि V1/V2 को हम क्या लिख सकते हैं, N2/N1। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि V जो होता है ये भी 1/N के इक्वल होता है, या N जो होता है 1/V के इक्वल। यहाँ पर आप जानते हैं N = 1/V या N ∝ 1/V कह सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर V1/V2 है, तो यहाँ पर N2/N1, N2 N1 क्या है, अपर्तनांक है, N2 किसका अपर्तनांक है, दूसरे माध्यम का।
जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होता है वो सघन माध्यम होता है, जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है वो विरल माध्यम होता है, ये आप जानते हैं। तो इसको हम n2/n1 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा λ1/λ2, बस वैल्यू भरना है, आंसर मिल जाएगा। तो चलिए n2 की वैल्यू भरते हैं। n2 की वैल्यू कितना दिया है 1.5 और ऊपर एयर है, तो एयर मतलब एयर का हम लोग 1 उसी से तो कंपेयर करते हैं, तो एयर का 1 मान लिया। एयर का दिया नहीं, मैं मान लिया एयर का 1 होता ही है, क्योंकि उसी से हमको कंपेयर ही करना होता है। तो λ1 की वैल्यू पूछ रहा है, सॉरी λ1 तो दिया ही है 600 नैनोमीटर, 600 नैनोमीटर, ये एनएम में है, तो अब जवाब भी हमारा एनएम में ही आएगा, नैनोमीटर में ही आएगा। और λ2 तो मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा, ऊपर दिखाई नहीं दे रहा होगा, इधर आते हैं, इधर थोड़ा सा देख लीजिएगा, उसको इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, तो देखिए क्या हो जाएगा 1.5 λ2 इज इक्वल टू 600। तो यहाँ से λ2 की वैल्यू निकल गई 600/1.5, मतलब कितना हो गया, ये हो गया एक तरह से आप कहिए तो 4 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर, लैम्डा इज इक्वल टू 400 नैनोमीटर, ये आंसर है। तो बेसिकली ये एक क्वेश्चन मान सकते हैं कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव का नहीं है, लेकिन प्रकाश का क्वेश्चन है, प्रकाश से रिलेटेड है, तो क्वेश्चन ये दिया था उसी में मिल गया, तो इसको मैं कर दिया। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन आवृत्ति चेंज नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, याद रखिएगा। फिर उसके बाद फार्मूला अपने से बनाइए, पैटर्न अपने से करिए, फिर उसके बाद डाटा भरिए, मल्टीप्लाई करिए, आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास, किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन हेतु आवश्यक प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 2000 एंगस्ट्रॉम है। तो 1000 एंगस्ट्रॉम का विकिरण आपतित होने पर उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा आपको बताना है कि उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा क्या है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है कि सबसे पहले प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 2000 एंगस्ट्रॉम, मतलब इतना मिनिमम होना चाहिए। अगर इससे कम तरंगदैर्घ्य अगर आप देंगे, इससे कम तरंगदैर्घ्य देंगे तो इमिट ही नहीं होगा प्रकाश इलेक्ट्रॉन। तो अब देखिए, अब कभी कभी कंफ्यूजन आपके दिमाग में ये आ जाएगा कि 2000 एंगस्ट्रॉम ही तो ज्यादा है, ई अब इससे एनर्जी ज्यादा निकलेगी, इससे एनर्जी ज्यादा निकलेगी, ये भी दिक्कत हो सकती है। तो आप फार्मूला तुरंत लगा लीजिएगा, E बराबर hc/λ, मतलब जिस वेव का या जिस फोटॉन का या जिस रे का वेवलेंथ कम होगा उसका एनर्जी क्या होगा, ज्यादा। जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका एनर्जी कम। जैसे हम लोग सेलफोन यूज करते हैं, डीटीएस लगाए हैं, घर पे लगाए हैं, तो उनका वेवलेंथ ज्यादा होता है, उनका वेवलेंथ ज्यादा है तो एनर्जी कम, तो उससे डिस्टरबेंस नहीं होती। लेकिन जो एक्स किरण होती है, यूवी रे होता है, और जो गामा किरण होती है उसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है। वेवलेंथ बहुत कम होने से एनर्जी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो थोड़ा सा दिमाग ये लगा लीजिएगा। तो सबसे पहले हम टोटल एनर्जी निकाल लें कि 1000 एंगस्ट्रॉम का अगर कोई इंसिडेंट हो रहा है तो उससे टोटल एनर्जी कितनी आ रही है। ये मान लेते हैं कि इंसिडेंट हो रहा है 1000 एंगस्ट्रॉम का, तो लैम्डा की वैल्यू मैं मान लिया, हालांकि पहले लैम्डा तो, लेकिन ये मिनिमम है तो यहाँ से हम कार्यफलन निकालने वाले हैं। तो लैम्डा की वैल्यू मैं मान लिया कि 1000 है, तो यहाँ से एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, E इज इक्वल टू hc/λ। चलिए वैल्यू भरते हैं, तो कितना E पता चल जाएगा कि कितना एनर्जी आ रही है। फिर जितना एनर्जी आई फिर उसके बाद कुछ एनर्जी होगी इसको बाहर निकालने में, किसको, इलेक्ट्रॉन को इस मेटल सरफेस से, इस मेटल के अंदर से सरफेस तक लाने में कुछ एनर्जी तो कंज्यूम होगी ही होगी। तो वो जो एनर्जी कंज्यूम होगी उसको हम लोग वर्क फंक्शन बोलते हैं, W बोलते हैं, कार्यफलन बोलते हैं। तो कार्य बराबर क्या होता है hν, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं दिया, ये भी वेवलेंथ के टर्म में दे दिया, तो वेवलेंथ के टर्म में दिया है तो इसका भी hc/λ0 करेंगे, मतलब ये लैम्डा नॉट इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और ये लैम्डा है। तो अगर मैं दोनों की एनर्जी निकालूं तो देखिए क्या हो जाएगा, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट निकाल लेते हैं, अलग अलग निकाल लेते हैं। 6.62 इंटू 10⁻³ इंटू 3 इंटू 10⁸ होल अपॉन लैम्डा की वैल्यू देखिए क्या है, लैम्डा है एंगस्ट्रॉम में है
तो 10 टू पावर -10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो चाहे 1000 गुणे 10 की घात -10 ऐसे करें, या इसको 3 0 से 3 काट भी तो सकते हैं, 10 टू पावर -7 भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम चलेगा। तो इसको ये भी लिख सकते हैं 10 टू पावर -7, दोनों लिख सकते हैं। अब ये इतना जूल में आया और आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर कन्वर्ट करना होगा तो इसी में मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए इसी से 1.6 इंटू 10 टू पावर -90, इससे डिवाइड कर दिया तो ये जूल से बदल गया किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि ज़्यादातर लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जवाब देते हैं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही कन्वर्ट कर लें, नहीं तो अगर इससे डिवाइड नहीं कर रहे हैं तो जूल में हो जाएगा हमारा आंसर, वो भी सही माना जाएगा। तो इसको जब आप ओवरऑल सॉल्व करेंगे, इसको मैं ओवरऑल सॉल्व कर लिया है, इसको ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना आएगा। फिर उसके बाद इसको रख के सॉल्व कर लीजिएगा, एच की वैल्यू सेम वैसे ही रखिएगा 6.62, पेपर में 3 दिया है तो 3 लीजिएगा, जो दिया वही लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा मोड़ा फ्लक्चुएशन हो सकता है, नो प्रॉब्लम। -34 इंटू 3 इंटू 10 टू पावर 8 होल अपॉन लैम्डा नॉट की वैल्यू दिया है 2000 एंगस्ट्रॉम, 2000 एंगस्ट्रॉम। तो 2000 को मैं 2 इंटू 10 टू पावर -7 ये भी तो लिख सकता हूँ। अगर आप देखेंगे ना तो अगर मैं कॉमन लेके भी कर लिया होता तो आराम से हो गया होता, जैसे बिना कैलकुलेशन किए भी आराम से हो गया होता। तो कॉमन लेके मतलब इन दोनों में कॉमन है, बस 1/2 बस बचे। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर उसके बाद देखिए आइंस्टाइन का फार्मूला आपको लगाना है। क्या पूछ रहा है आपसे, गतिज ऊर्जा पूछ रहा है, तो गतिज ऊर्जा पूछ रहा है तो गतिज ऊर्जा, टोटल एनर्जी, कार्यफलन के बीच में कोई फार्मूला होता है? होता है। कौन सा? आइंस्टीन का फार्मूला होता है। हम जानते हैं E = वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो E की वैल्यू आप टोटल रख दीजिए 12.4 = वर्क फंक्शन, 6.2 प्लस काइनेटिक एनर्जी के। तो इसको इधर करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो जाएगा आंसर। नोट करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किसी धातु का कार्यफलन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, शून्य गतिज ऊर्जा के प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन हेतु आवश्यक विकिरण का तरंगदैर्घ्य क्या होगा। धातु का कार्यफलन दिया है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ है, ऑब्जेक्टिव, इसी में से आंसर भी कोई एक होगा, अब हमें पता नहीं। तो कार्यफलन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? W से, ज्ञात है, लिख दीजिएगा, ज्ञात है, दिया है जो भी, बराबर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो शून्य गतिज ऊर्जा इसकी शून्य है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है? 0। ओके, गतिज ऊर्जा शून्य है, कार्यफलन दिया है 4 इलेक्ट्रॉन। तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन हेतु आवश्यक तरंगदैर्घ्य मतलब लैम्डा की वैल्यू पूछ रहा है, लैम्डा = क्या होगा। तो एक्चुअली में गतिज ऊर्जा तो शून्य है ही, ठीक है, गतिज ऊर्जा शून्य है। तो अगर आइंस्टाइन का फार्मूला अगर आप लगा रहे हैं E = W प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो ये तो 0 है ही, तो E = क्या हो जाएगा? W। E = W, मतलब आप डायरेक्टली ये फार्मूला लगा सकते हैं, W भी एक प्रकार का एनर्जी ही तो है, कार्यफलन एक प्रकार का ऊर्जा ही तो होता है। तो आपको क्या करना है, कैसा ऊर्जा होता है? ये ऐसा ऊर्जा है, मतलब यहां से कोई एनर्जी आ रही है तो प्लेट के अंदर से या इस मेटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का मतलब इसके अंदर से सरफेस तक लाने में जो एनर्जी कंज्यूम होती है, जो ऊर्जा खर्च होती है, उसी ऊर्जा को हम लोग कार्यफलन कहते हैं। सिंपल सी बात है। तो ये एक प्रकार का ऊर्जा है, इसका भी फार्मूला हम लोग E = जैसे फार्मूला लिखते हैं E = Sc/λ, इसका भी हम लोग लिख सकते हैं कि इसको भी हम लोग लिख सकते हैं E = Sc/λ के टर्म में, इस केस में लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो अब आप W = दिया है, लैम्डा की वैल्यू पूछ रहा है, तो यहां से उठा लीजिए, इसको लिख दीजिए Hc/λ = 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो 1.6 × 10 टू पावर -19 कर दिया। हमको एंगस्ट्रॉम में लाना है, तो क्या करें, सारा वैल्यू रख दीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए, इसको यहाँ करिए, इसको यहाँ करिए, कर सकते हैं। H की वैल्यू बोलिए 6.62 × 10 टू पावर -34, और ये हो जाएगा C की वैल्यू 3 × 10 टू पावर 8, और इसको जब डिवाइड करेंगे टोटल तो ये हो जाएगा 4 × 1.6 × 10 टू पावर -19 = क्या हो जाएगा? लैम्डा।
अब हमको इसको सॉल्व करना और इसी में से आंसर को, चलिए आइए अप्रोक्स देखते हैं कि कैसे आंसर को अप्रोक्सीमेट कैसे सॉल्व किया जाए। तो ये 66.62 है, ये 16 है मतलब 16 है, इसको 64 मान लीजिए, 16 चौके 64, 16 64 मान लीजिए फिलहाल 16 चौके 64, तो ये 4 बार में कट गया, तो 4 ये भी है, 4 ये भी कट गया, मतलब 3, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 10⁻⁷ आएगा, तो अप्रोक्सीमेट 3 के अप्रोक्सीमेट कोई आंसर मैच कर रहा है, ये वाला आंसर है। तो 100% गारंटी होगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, देख लीजिए गारंटी के साथ लैम्डा की वैल्यू यही आएगी 3108 एंगस्ट्रॉम, यही आएगा 100%, चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबे के पृष्ठ का कार्यफलन 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। पृष्ठ पर, इस पृष्ठ पर दृश्य प्रकाश डालने पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, मतलब आपसे पूछ रहा है कि इस पृष्ठ पर दृश्य प्रकाश डालने पर क्या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। अपने गणना की पुष्टि के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कार्यफलन दे दिया है, इसमें कार्यफलन दिया है और पूछ रहा है दृश्य प्रकाश डालने पर। आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा दृश्य प्रकाश के बारे में, दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्ध्य क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सारा कुछ बताया गया होगा। तो दृश्य प्रकाश डालने पर क्या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे कि नहीं होंगे, ये हमको बताना है। तो इसका कार्यफलन कितना है, 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कार्यफलन जैसे दिया है, ध्यान से देखिएगा। अब वर्क फंक्शन इज इक्वल टू दे दिया है 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4.4 1.6 × 10⁻⁹ रहने दीजिए, इतना जूल हो गया। अब वर्क फंक्शन भी तो एक प्रकार की एनर्जी मैं बताया ही था, लेकिन इसमें एक निश्चित तरंगदैर्ध्य, जैसे देहली आवृत्ति होता है वैसे देहली तरंगदैर्ध्य भी होता है। तो उतना तरंगदैर्ध्य का प्रकाश होना चाहिए, अगर उतना तरंगदैर्ध्य नहीं है तो फिर नहीं इमिट होने वाला है प्रकाश इलेक्ट्रॉन। तो W की वैल्यू क्या हो जाएगी, hc/λ0। तो हमको λ0 की वैल्यू पहले निकाल लेना है, कि देख लेना है कि मिनिमम लैम्डा कितना होना चाहिए, मतलब मिनिमम तरंगदैर्ध्य कितनी होनी चाहिए, ये पता चल जाएगा यहाँ से। तो इसको यहाँ करिए, इसको यहाँ करिए, hc का वैल्यू पुट करिए। देखिए h की वैल्यू पुट कर रहे हैं 4.62 × 10⁻⁻34, c का मान भर दीजिए 3 × 10⁻8 होल अपॉन, इसको इसके नीचे रखा 4.4 × 1.6 × 10⁻⁻19 और ये इधर चला गया इज इक्वल टू λ0। तो जब आप इसको ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके देख लीजिएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड करके देख लीजिए, बहुत ज्यादा हार्ड कैलकुलेशन नहीं है। λ0 की वैल्यू आ जाएगी 2818 एंगस्ट्रॉम, इतना आएगा। अब देखिए ये बता रहा है 2818 एंगस्ट्रॉम आया है, ये बता रहा है कि अगर इतना एंगस्ट्रॉम का अगर लाइट इंसिडेंट हो रहा है या होगा तो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। अगर इससे ज्यादा वेवलेंथ का आएगा तो वेवलेंथ अगर ज्यादा, देखिए नहीं कि ज्यादा आएगा तो ज्यादा वेवलेंथ का आएगा तो निकलने लगेंगे, नहीं, क्योंकि एनर्जी जो होती है ना ये वेवलेंथ की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो अगर ये लैम्डा जो है ज्यादा होगा तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो इतना लैम्डा का अगर प्रकाश इलेक्ट्रॉन या इतने वेवलेंथ का कोई भी फोटॉन आ रहा है या कोई भी प्रकाश किरण आ रही है तो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, लेकिन इससे ज्यादा वेवलेंथ का आ रहा है तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होंगे। तो आपको क्या करना है, अब हमको चेक करना है दृश्य प्रकाश के। तो आप देखिए दृश्य प्रकाश जो होता है इसका जो तरंगदैर्ध्य होता है ना, तरंगदैर्ध्य, इसका जो रेंज होता है, तरंगदैर्ध्य का जो रेंज होता है वो अप्रोक्सीमेट 3800 से 7800 एंगस्ट्रॉम, या कुछ लोग 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम बताते हैं, वो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। बट 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम को वरीयता दीजिए, इसको प्रायोरिटी ज्यादा मिलती है। बट 4000 ये भी अप्रोक्सीमेट 4000 मान सकते हैं, ये भी 8000 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकाश का जो वेवलेंथ है इसके रेंज में आता है। अब आप देखिए ये जो डाटा है इससे तो ज्यादा ही है ना, तो वेवलेंथ ज्यादा तो नियम से E = hc/λ, वेवलेंथ ज्यादा तो एनर्जी क्या होगी, कम, मतलब इस प्रकाश की एनर्जी कम होगी, उतना एनर्जी होगा ही नहीं कि प्रकाश इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करा सके।
जैसे घर में अगर बच्चा है कोई, तो उसको आप 5 रुपया दे रहे हैं तो घर छोड़ के बाहर नहीं जा रहा है, दुकान नहीं जा रहा है, लेकिन 10 रुपया दे रहे हैं तो तुरंत बाहर चला जा रहा है। मतलब उसको मिनिमम 10 रुपया चाहिए ही चाहिए, 10 रुपया देंगे तभी वो बाहर जाएगा, 10 रुपया से कम देंगे तो नहीं जाएगा। कहाँ से 10 रुपया में एनर्जी कम है, समझ रहे हैं? तो समझ लीजिए इस तरह से क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम में। नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तरंग दैर्घ्य लैम्डा इज इक्वल टू 5 × 10⁻⁷ मीटर के फोटान की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो तुरंत कर लेंगे आप। कैसे करेंगे? एनर्जी का फार्मूला लगा दीजिएगा तुरंत, E इज इक्वल टू hc/λ होता है। ये सारा डाटा बस फिल करिएगा, आंसर तुरंत आ जाएगा। S की वैल्यू आप जानते हैं 6.62 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और C है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸, और लैम्डा की वैल्यू तो दिया ही है 5 × 10⁻⁷, लेकिन ये जूल में आया है। अब जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो आपको डिवाइड करना होगा 1.6 × 10⁻⁻19 से। अब इस सारी कैलकुलेशन को आपको, देखिए कैलकुलेशन मैं नहीं सिखा रहा हूँ, कैलकुलेशन नहीं आ रहा है तो फिर इंटरमीडिएट में क्या आ रहा है। तो अब इसको इसका इसमें मल्टीप्लाई करके, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके जब डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल अप्रोक्सीमेट आएगा 2.33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। यही है एनर्जी, एकदम 2 सिंपल क्वेश्चंस। नोट करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से ध्यान से समझिएगा। 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश देने वाला 40 वाट के एक वर्णी प्रकाश स्रोत से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले फोटॉनों की संख्या आपको बतानी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें वेवलेंथ दे दिया है, तरंगदैर्घ्य दे दिया, फोटॉन का जो वेवलेंथ है, लैम्डा की वैल्यू है 5000 एंगस्ट्रॉम। इसको आप लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁷ मीटर, नो प्रॉब्लम, चेंज करने आ रहा है। अब पावर दिया है 40 वाट, मतलब, और ये भी दे दिया प्रति सेकेंड, मतलब टाइम भी दे दिया है 1 सेकेंड, प्रति सेकेंड उत्सर्जित होने वाले फोटॉनों की संख्या। तो अब हमें ये नहीं पता है कि 40 वाट के बल्ब से 1 सेकेंड में कितने फोटॉन उत्सर्जित होंगे, हमें नहीं पता है। तो एक फोटॉन का ऊर्जा निकालनी और यहाँ से ऊर्जा निकालनी, ये दोनों, और इस ऊर्जा में, ये तो बड़ी ऊर्जा है ना, इसी ऊर्जा में इस ऊर्जा का क्या कर दें, डिवाइड कर दें, क्योंकि ये तो एक फोटॉन की ऊर्जा है। तो एक फोटॉन की ऊर्जा निकाल लीजिए पहले। एक फोटॉन की ऊर्जा का फार्मूला E = hc/λ। सारा डाटा फिल करिए तो ये हो जाएगा 6.62 या 3 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, × 10⁻⁻34 इंटू C की वैल्यू 3 × 10⁸ होल अपॉन 5 × 10⁻⁷। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट क्या हो जाएगा, 18, मतलब 20 के अप्रोक्सीमेट जाएगा। तो ये 20 के अप्रोक्सीमेट जा रहा है तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 के अप्रोक्सीमेट जाएगा। चलो मैं 4 ले लिया, 4 या 4 पॉइंट समथिंग होगा, 4.01, चलिए अप्रोक्सीमेट आंसर हमारा सही रहेगा, नो प्रॉब्लम, चलेगा। तो 4 × 10 टू पावर, इसको सल्टा दीजिए, इसको सब्ट्रैक्ट करके इसमें से काट दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका -19 जूल। ये एक फोटॉन की ऊर्जा है, लेकिन आपको ई बताना है, ये नहीं बताना था कि एक फोटॉन की ऊर्जा कितनी है, ये बताना था कि इतना से कितना फोटॉन उत्सर्जित। अब हमें नहीं पता है ना कि 40 वाट का जो विद्युत ऊर्जा आप दे रहे हैं उससे कितना फोटॉन उत्सर्जित होंगे, तो हमको पता नहीं, तो मैं मान लिया कि माना n फोटॉन उत्सर्जित होंगे। मैं मान लिया कि माना n फोटॉन उत्सर्जित होंगे। इसका मतलब कि n फोटॉन की ऊर्जा, तो एक फोटॉन की ऊर्जा E के बराबर है, तो n फोटॉन की ऊर्जा n के बराबर हो जाएगी, और ये ऊर्जा किसके बराबर हो जाएगी, वैद्युत ऊर्जा के बराबर। वैद्युत ऊर्जा का फार्मूला हो जाएगा PT। तो यहाँ से वैल्यू T की वैल्यू एक ही है तो आप रख के देख लीजिए। तो N = हो गया PT/E। तो P है पावर 40, टाइम है 1 सेकेंड, और एनर्जी कितनी आई, ये है 4 × 10⁻⁻19। तो इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 टाइम्स में कट जाएगा और ये जाएगा ऊपर तो प्लस में हो जाएगा। तो 19 और 10 कितना हो गया, 20।
तो 10 टू पावर अप्रोक्सीमेट में लिया हूं तो अप्रोक्सीमेट समझ जाइएगा 10 टू पावर 20 फोटान, इतने फोटान उत्सर्जित होंगे, ये हमारा आंसर है। फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन में दिया है कि 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश देने वाला एक 40 वाट का एक वर्णित प्रकाश स्रोत है, इसे प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले फोटानों की संख्या आपको बताना है। तो फोटानों की संख्या बताना है, ठीक है बता देंगे। तो उसके लिए पहले हमको ये जज करना होगा कि एक फोटान की ऊर्जा कितनी है। तो एक फोटान की ऊर्जा कैसे निकालेंगे, E बराबर SC/λ से, ये तो एक फोटान की ऊर्जा ही है। अब 40 वाट जो विद्युत ऊर्जा दिया जा रहा है, यहाँ से विद्युत ऊर्जा निकाल सकते हैं, PT से मल्टीप्लाई कर देंगे, निकल जाएगा। कैसे, ये फार्मूला आपके पास है, P बराबर W/T होता है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, W बराबर क्या हो जाएगा PT। तो यहाँ से विद्युत ऊर्जा, अब इस विद्युत ऊर्जा से हमें नहीं पता था कि कितने फोटान निकलेंगे, तो मान लिया कि n फोटान निकलेंगे, और एक फोटान की ऊर्जा हमें पता है, तो n इंटू एक फोटान की ऊर्जा E बराबर ये जो विद्युत ऊर्जा जितना हम लोग सप्लाई दे रहे हैं PT, और यहाँ से जब कैलकुलेशन किया तो आया 10 टू पावर 20 फोटान। दिस इज अ यूज आंसर। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। इसी तरह के क्वेश्चंस पर आपको फोकस करने हैं इस चैप्टर में, और जो आपको बताया गया है शुरू में कि जो जो हेडिंग्स आपको बताया गया है कि उस पर प्रिपरेशन करना, उस पर अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा। और फार्मूला बेस्ड, ये आपका कंपटीशन लेवल नहीं है, ये केवल बोर्ड एग्जाम के बेस पर बनाया गया है। तो अगर बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है, आपको मल्टीप्लाई डिवाइड अच्छे से आ रहा है, चेंज करने आ रहा है, तो आपको इसमें से 6 मार्क्स पाने से कोई नहीं रोक सकता है, ये मेरा चैलेंज है। तो आप इस पर क्या करिए कि अच्छे से अपना माइंड कंसंट्रेट करके पहले फार्मूला को अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए। उसके बाद जो भी बोर्ड एग्जाम में जो भी प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, और सॉल्व करने के बाद देखेंगे आप जब बैठेंगे पेपर में तो क्वेश्चंस आपको आते रहेंगे, गारंटी है। धन्यवाद।